नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शत्रुजीत और आज हम पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेम का लेसन नंबर 3। उसका पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे। जो ये पार्ट है इसका नाम है साथियों कृषि एवं औद्योगिक क्रांति। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कृषि क्रांति के विषय में। कृषि क्रांति 17वीं शताब्दी तक यूरोप में खेती सदियों पुराने परंपरागत तरीके एवं साधनों से की जाती थी। लोग सामान्यतः उतना ही उत्पादन करते थे जिससे उनकी ज़रूरतें की पूरी होती थी, इसलिए कृषि तकनीक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जब कृषि क्रांति आई, सही बात तो ये है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती करने के प्राचीन साधनों एवं तरीकों में जो सुधार किए गए, इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में कृषि के क्षेत्र में होने वाले इन सुधारों एवं परिवर्तनों को ही सामूहिक रूप से कृषि क्रांति कहा जाता है। इन परिवर्तनों को क्रांति का नाम सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण, और सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत कृषि प्रणाली का दोषपूर्ण होना। 18वीं सदी से पहले यूरोप की 80% जनता गांवों में रहती थी तथा उनका सारा जीवन खेती पर आधारित था। लेकिन ये जो कृषि थी, जो कृषि करते थे, इसमें सबसे पहले तो कृषि क्रांति से पहले भूमि भी काफ़ी कम थी जिस पर वास्तव में खेती की जाती थी, यानी कृषि योग्य ज़मीन कम थी, क्योंकि इस काल में चारागाहों तथा बंजर भूमि के रूप में काफ़ी भूमि बेकार पड़ी थी। कृषि क्रांति से पहले उत्पादन के तरीके भी अवैज्ञानिक थे, जिनमें काफ़ी भूमि प्रतिवर्ष बिना खेती के रह जाती थी। किसानों के खेतों का आकार भी छोटा था तथा उनके खेत कई जगह बिखरे हुए होते थे। इसके अलावा इसमें यह भी दोष था कि मुख्य रूप से जो खेती होती थी वह मानव व पशु श्रम पर आधारित थी। इसके बावजूद भी पशुओं की नस्ल सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अलावा साथियों, जो कृषि थी वह पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर थी, क्योंकि उस समय सिंचाई के साधनों का अभाव था। इसलिए इन दोषों के चलते प्राचीन परंपरागत तरीके से कृषिगत उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं था, अतः उसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। दूसरा कारण था जनसंख्या में वृद्धि। व्यापारिक क्रांति व वैज्ञानिक खोजों एवं अन्य कारणों की वजह से 18वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। जनसंख्या बढ़ने के कारण से अब ये जरूरी हो गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कृषि में बढ़ोतरी की जाए। तो इस कारण से भी इस कारण ने भी कृषि क्रांति को प्रभावित किया। कृषि का व्यापारिक उद्यम बनना। 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य कृषि के क्षेत्र में जो भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए उन्हें व्यापारिक क्रांति का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। कृषि में पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के अन्य कारण भी थे। इनमें सबसे पहला महामारी से मरने वाले श्रमिकों की संख्या थी। दूसरे व्यक्तिगत व्यवसाय एवं मुक्त श्रम के सिद्धांत पर कृषि का आरंभ था। अगला कारण था डिमेन कृषि का परित्याग। मध्यकाल में सामंतों के पास ऐसी आरक्षित भूमि होती थी जिस पर वे अपने लाभ के लिए कृषक दासों को से खेती कराते थे। ऐसी भूमि को डिमेन कहा जाता था। यूरोप में फैली महामारी के कारण बहुत से कृषक दासों की मृत्यु हो गई। अब जो जमींदार थे उन्होंने खुद कृषि करना बंद कर दिया और अपनी भूमि को किराए पर देना शुरू कर दिया। कृषि योग्य भूमि को किराए पर देने से सामंतों के पास धन आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वे अब आधुनिक ढंग के जमींदार बन गए और धीरे धीरे उन्होंने
उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कृषि उत्पादन में नए ज्ञान का प्रसार। पुनर्जागरण का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए तरीकों का ज्ञान हुआ तथा बड़ी तेजी से इनका प्रसार हुआ। कृषि की उन्नत तरीकों की जानकारी देने के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। फिट्जरबर्ट ने 1534 में बॉक ऑफ हस्बेंड्री नामक पुस्तक प्रकाशित की। थॉमस टूसर ने भी एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था हंटेज गुड पॉइंट ऑफ हस्बेंड्री। इसके अलावा इंग्लैंड में रॉबर्ट वेस्टर्न की पुस्तक डिस्कोर्स ऑफ हस्बेंड्री 1645 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने शलगम व तीन पत्तिया घास जैसी नई फसलों के उत्पादन में काफ़ी बल दिया। नवीन कृषि के पैगंबर कहे जाने वाले सर आर्थर यंग ने भी एक कृषि पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। अगला कारण था जो जागरूक जमींदार थे उनका योगदान। इंग्लैंड में भूस्वामी ने खेती करने के नए तरीके अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डिमेन कृषि की समाप्ति के बाद कुछ सामंत अपनी जमीन किराए पर देने लगे और उसके बाद इंग्लैंड के अनेक भूस्वामियों ने सबसे पहले कृषि प्रणाली में परिवर्तन प्रशिक्षण के तौर पर आरंभ किए। उन्होंने अपने अपने फार्मों में नए प्रकार के बीज व खादों का प्रयोग किया, नालियां बनवाई, बाड़बंदी की तथा तकनीकी यंत्रों की सहायता से खेती प्रारंभ की। इन प्रयोगों से उनकी आय भी बढ़ी और इससे उत्साहित होकर अन्य लोग भी नए प्रयोगों द्वारा खेती करने लगे। अगर हम लोग कृषि क्रांति की बात करें तो इसमें एक कारण था औद्योगिक क्रांति। कृषि क्रांति तथा औद्योगिक क्रांतियां एक दूसरे पर निर्भर थी तथा दोनों ने परस्पर विकास में योगदान दिया। औद्योगिक परिवर्तनों के कारण लोहे व इस्पात की खोज हुई, जिससे कृषि कार्यों में काम आने वाले उपकरणों का निर्माण हुआ, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। दूसरे औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शहरीकरण हुआ तथा गांवों की जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन हो गया। इस शहरी जनसंख्या की खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार औद्योगिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यातायात के साधन विकसित हुए, जिससे गांव का किसान अपने कृषि उत्पादनों की ज़्यादा कीमत प्राप्त करने के लिए उन्हें दूर प्रदेशों में ले जा सका। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने कृषि क्रांति को प्रोत्साहित किया। अब हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में कृषि क्रांति। कृषि क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुए। इंग्लैंड में ये परिवर्तन 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही शुरू हो गए थे तथा इनका विकास 18वीं शताब्दी के अंत तक हुआ। इंग्लैंड में कृषि क्रांति से जुड़े विभिन्न प्रयोगों का विवरण हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है नई फसलों की कृषि। रॉबर्ट वेस्टर्न का योगदान। कृषि क्रांति के अंतर्गत होने वाला पहला प्रयोग था नई फसलों की कृषि पर बल, अर्थात फसल चक्र में परिवर्तन। रॉबर्ट वेस्टर्न ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उसने खाली छोड़े जाने वाली भूमि पर शलगम और तीन पत्तिया घास जैसी जड़ वाली फसलों की कृषि के द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाने का सुझाव दिया। अपने सुझावों का विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑफ हस्बेंड्री में किया। यह पुस्तक 1645 में प्रकाशित हुई। उसने बताया कि इन वस्तुओं की कृषि करने से 1/3 भूमि को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है तथा इससे सर्दियों में पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार अब परंपरा से चलने वाली 3 प्लाट प्रणाली के स्थान पर 4 फसली चक्र जैसे गेहूं, शलगम, जौ तथा तीन पत्तियों की शुरुआत हुई। इससे पशुओं को भी पर्याप्त मात्रा में चारा मिलने लगा, जिससे उनके नस्ल में सुधार हुआ। रॉबर्ट वेस्टर्न के प्रयोग को 18वीं शताब्दी में पूरी तरह अपना लिया गया। दूसरा था जेथरो टूल की ड्रिल मशीन। कृषि संबंधी नए औजारों का निर्माण तथा वैज्ञानिक विधियों के
का प्रयोग ही कृषि क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। इस दिशा में पहला निर्माण वर्कशायर के एक जमींदार जेथरो टुल ने किया। यद्यपि जेथरो टुल बैरिस्टर था तथा राजनीति में रुचि रखता था, परंतु वह भूमि में अधिक रुचि लेने लगा था। 1701 में भूमि जोतने तथा बीज बोने के एक नए ढंग के यंत्र ड्रिल का आविष्कार किया। उसने स्वयं वर्कशायर में अपने कृषि फार्म पर इस यंत्र का प्रयोग किया। उसने बीजों को खुले छोड़ने की बजाय जमीन में उचित गहराई तक दबाने पर बल दिया तथा उसकी ये मशीन बीजों को निश्चित कतारों में गिराती थी तथा गिरे हुए बीजों को मिट्टी से ढांपती हुई खेत को बराबर करके आगे चलती थी। अगला है 4 फसली चक्र टाउनशेंड के प्रयोग। 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रखने के लिए उसकी 1/3 भाग को प्रतिवर्ष खाली छोड़ दिया जाता था। इससे प्रतिवर्ष काफ़ी भूमि बेकार रह जाती थी तथा उत्पादन काफ़ी कम होता था। इस बेकार भूमि को प्रयोग में लाने के लिए रॉबर्ट वेस्टर ने 3 पत्तिया घास एवं शलगम जैसी नई जड़ वाली फसलों को उगाने का सुझाव दिया। अगला है खेतों की बाड़बंदी। आर्थर यंग का योगदान। इंग्लैंड के धनी किसान सर आर्थर यंग ने कृषि को उन्नतशील बनाने के लिए बाड़बंदी आंदोलन चलाया। अगला है पशुओं की नस्ल में सुधार। बैकवेल एवं कोलिंग का योगदान। कृषि क्रांति से पहले इंग्लैंड में चारे की काफ़ी समस्या थी, विशेष रूप से सर्दियों में। इसलिए पशु बहुत ही दुबले पतले होते थे तथा लोग पशुपालन की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते थे। इस क्षेत्र में 1770 में रॉबर्ट बैकवेल ने अनेक प्रयोग किए तथा गाय, घोड़ा, भेड़ आदि पशुओं की नस्ल को सुधारा। चार्ल्स कॉलिंग ने बैलों की एक नई नस्ल विकसित की जिसे छोटे सींगों वाले कहा जाता था। इस प्रकार गायों तथा घोड़ों व अन्य पशुओं की नस्लों में सुधार हुआ। इस प्रकार पशुओं की नस्ल में सुधार से हष्ट-पुष्ट पशुओं से खेती कार्य प्रणाली आसानी से होने लगी। वहीं ऊन, मांस तथा दूध का उत्पादन भी बढ़ा। अगला है मॉडल फार्म्स यानी आदर्श खेत। आधुनिक नई प्रणाली की खेती का प्रारंभ सबसे पहले बड़े बड़े आदर्श खेतों पर हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में बाड़बंदी तथा चकबंदी आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न बड़े बड़े जमींदारों ने आदर्श फार्म स्थापित किए। बड़े बड़े आदर्श फार्म स्थापित करने में स्वयं इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय सबसे आगे आए तथा उन्होंने विंसडर में एक विशाल आदर्श खेत की स्थापना की। कृषि में रुचि लिए जाने के कारण राजा जॉर्ज तृतीय को कृषिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बंजर व दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाना। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत बड़ी मात्रा में भूमि बंजर एवं बेकार पड़ी थी। अनुमान के अनुसार इंग्लैंड में कुल कृषि योग्य भूमि का 1/4 भाग लगभग 10 मिलियन एकड़ बंजर व दलदली भूमि थी। इस भूमि को ठीक किया गया और उसके बाद इस सारी भूमि को चूना मिट्टी डालकर इस प्रकार से उर्वर बनाया गया जिससे इसके ऊपर खेती की जा सके। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की जो नई प्रक्रिया शुरू हुई थी वह आज भी जारी है। 18वीं सदी के बाद से अब तक अनेक अनुसंधान हुए हैं। कृषि क्रांतियों को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान है। 1840 में जस्टन वान लीविंग नामक एक जर्मन रसायन शास्त्री ने यह बताया था कि पौधे में वृद्धि के लिए मिट्टी में 3 तत्वों का होना अति आवश्यक है। ये तत्व हैं पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन तत्वों को उचित अनुपात में मिला देने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके बाद बड़े पैमाने पर खेतों में उर्वरकों का प्रयोग होने लगा जिससे कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई।
इस प्रकार इंग्लैंड में विभिन्न कारणों से कृषि क्रांति को बढ़ावा मिला।